have the sitar sensation who is pushing the boundaries of traditional Indian classical music. Started playing the sitar at a tender age of 10. From there on, went on to become the youngest disciple of the legendary Ravi Shankar ji. इनके कॉन्सर्ट्स जब होते हैं तो लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ पड़ता है. He turned to my parents and he said, this, child has a lot of potential, but इसको सही गाइडेंस की ज़रूरत है. और मैं, तकरीबन 90 साल का हो गया हूँ. अब जितना मेरे से हो सकेगा मैं इसको सिखाऊंगा. गुरुजी को पापा ने यही बात बोली कि गुरुजी, you are God for us. We have not seen God, we have seen you. क्या बात है. ये जो पंडित रविशंकर का शागिर्द हो जाना, इसके एक एडवांटेजेस तो है ही, लेकिन साथ में इट आल्सो इज अ चैलेंज. Even when he was collaborating with Western orchestras, they were playing the rags. उनसे अपना म्यूजिक हमने बजवाया and that was like a whole game changer. The White House performance. Yeah. क्या फील थी? Generational. I asked them कि you'll have to create that environment for me so I can play. कौन समझ अपने आप को क्या समझते हो? He is the influencer. Yes, he is the influencer. He's the influencer. Yeah. So definitely, and when he talks, everyone listens. We have to really give him credit for his the pride that he's brought in. Now everyone feels proud to be Indian. Online, I used to do rooms called Sitar for Mental Health, where not only I would play but also talk about mental health. That is how I feel, you normalize things also. That's true. बात करो उसके बारे में, थोड़ा गाइड करोगे तो people also open up. एकदम प्यार हो गया काशी से तो. So I was like, I just felt a calling कि मतलब महादेव बुला रहे हैं. गाना भी रिकॉर्ड करवाया है and it's called The Burning Heart. उनके समर्पित कर देंगे महादेव के चरणों में. वाह, ब्रिलियंट. Yeah. Prime Minister will share तो फिर तो everyone will religiously listen. तो है definitely. उनको मेरा भी कोई भजन सुनाएगा. हाँ, सुनाएंगे. हमें भी मिलियन प्लेस चाहिए. जीडीपी पॉडकास्ट के आज के गेस्ट की बात ही कुछ और है. बचपन में सितार ने इनको चुना. अच्छा, फिर पंडित रविशंकर ने इन्हें अपना यंगेस्ट और आखिरी शागिर्द चुना. सितार में निपुणता हासिल की तो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने उन्हें चुना और रातों रात एक डिजिटल सेंसेशन बना दिया. इनकी लाइफ का पर्पस, इनकी लाइफ का मकसद है कि इस पृथ्वी में जितने शख्स हैं वो एक बार सितार जरूर सुन लें. इनकी लाइफ जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है कि जीडीपी पॉडकास्ट के लिए हमने ऋषभ रखीराम को चुना. ऋषभ, स्वागत है. It's such an honor to have you. Thank you so much. Honor to be here. I was researching your life journey and it looked very surreal, magical. कुछ चमत्कार ऐसे आपकी लाइफ के हैं और कुछ चीजें जो हमारी कल्चर की हम सुनते थे वो आपकी लाइफ में दिखते हैं और वो बड़े कूल लगते हैं. जैसे पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया, हमारे ट्रेडिशन में ये कहते हैं कि द गुरु फाइंड्स यू. करेक्ट. शागिर्द को गुरु मिल जाता है. जी. और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? सही बात है. तो वो कैसे हुआ? पंडित रविशंकर जी से मुलाकात कैसे हुई? So actually, it was through a YouTube video. वैसे तो गुरुजी के साथ हमारे 4 पीढ़ी से रिलेशनशिप है जी. परदादा जी को जानते थे, फिर मेरे दादाजी भी उनके शागिर्द थे,
एंड देन पापा ने भी उनका काम करा सितार का, एंड देन ही आई गॉट कनेक्टेड टू हिम. So he saw me actually in a YouTube video where I was paying tribute to my grandfather on his अच्छा. तो birth पंडित जी anniversary. यूट्यूब वगैरह देखते थे? बिल्कुल, वो तो बंगाली न्यूज़पेपर पढ़ते थे अपने आईपैड पे. अच्छा. हाँ हाँ, like this is a 90-year-old man. तो Wow. वो तो काफी टेक savvy and he's very interested in कि क्या चल रहा है, who's playing music these days, you know, young generation में कौन है, and he was very intrigued. Wow. And even when I met him, he used to tell me कि, you know, you should listen to this person, अच्छा. collaborate with पूरे this person. recommendation बिल्कुल देंगे. बिल्कुल, हाँ वो जैसे मैच मेकर नहीं होता. अच्छा, किसके साथ कोलैब करना? हाँ हाँ, कहते ये करो वो करो, and he used to recommend, you know, branch out and, you know, collab with like non-Indian musicians also. That also opens up your mind. So जैसे आपने कहा, उन्होंने ही ढूंढा and तो वो उन्होंने मेरा नाम पढ़ा ऋषभ रिखी राम. So रिखी राम पढ़ के then he was like अच्छा, ये तो अपने रिखी राम का हाँ, so he was connection like रहता अच्छा ये तो संजय का बेटा तो नहीं है. Then he called my dad up and then he's like, you know, has Rishabh started playing sitar? And he's like, अच्छा, yeah, तब तक गुरुजी. कोई आइडिया नहीं था उनको? तब कोई आइडिया नहीं था और मैं बहुत ही मतलब इतना कोई ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हो रही थी. क्या एज होगी था? तब आई वाज 10 years old. हाँ. हाँ, 10 साल की उम्र में आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस एंड पापा भी मेरे पीछे ही बैठे हुए थे देखने के लिए कि बजाते जाते भाग ना जाए. सो ही वाज देयर. तो उसका वीडियो एक किसी ने क्लिप डाला होगा ऑडियंस से. सो दैट गॉट टू गुरुजी एंड दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया. यू नो, मेरे को गुरु मिल गए सोशल मीडिया के थ्रू एंड तो फिर या क्या बस बता वहीं दिया से स्टार्ट हो उन्होंने? गया. जी जी बिल्कुल. उन्होंने फिर कहा कि ही वाज इन लंदन एट दैट टाइम. उन्होंने कहा कि, यू नो, जब मैं दिल्ली आऊँगा तो प्लीज़ इसको लेके आइए और मैं सुनना चाहूँगा थोड़ी देर. अच्छा. और वी डिड जस्ट दैट एंड हम लोग जैसे ही नॉर्मल गुरुजी के जाते थे, यू नो, कुछ मिठाइयाँ कुछ फूल लेके हम वहाँ पे पहुँच गए. बट ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि गुरुजी हैड अदर प्लान्स, कि मतलब सुनना ही नहीं है इसको, आज अपना शागिर्द भी बनाना है. सो हम लोग बस वहाँ पे पहुँच गए एंड फिर पूरा ऐसे पूजा का माहौल था वहाँ पे, यू नो, बिल्कुल. अच्छा, सारी तैयारी हो रखी थी? बिल्कुल तैयारी. मैच फिक्स था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पूरा गंडा जैसे बंद सेरेमनी हमारी जो होती है, अच्छा. बहुत पुरानी प्रथा है. यू नो हाउ इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ मैरिज बिटवीन गुरु एंड द डिसाइपल व्हिच इज एन इनिशिएशन सेरेमनी एज सम पीपल सेड. सो उसका पूरा उन्होंने प्रबंध करा हुआ था एंड बस मैंने गुरुजी को थोड़ा बजा के सुनाया. और हमारी कुछ प्रथा होती है, देन वी फॉलोड दैट ट्रेडिशन एंड पहले तो मैंने बजाया थोड़ा बहुत एंड देन आई थिंक सुबह का टाइम था और मैंने रागेश ही बजाया था एंड मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी थी क्योंकि रात का राग है. सो उसके बाद फिर वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है रख दो. एंड देन ही टर्न टू माई पेरेंट्स एंड ही सेड, यू नो, दिस यू नो चाइल्ड हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट इसको सही गाइडेंस की ज़रूरत है. और मैं, यू नो, तकरीबन 90 साल का हो गया हूँ, अब जितना मेरे से हो सकेगा मैं इसको सिखाऊंगा. तो अगर आपकी आ गया तो मैं इसको लेके बैठूं. तो मम्मी पापा का तो जैसे ना जॉ ड्रॉपिंग रिएक्शन कि मतलब स्वयं भगवान प्रभु ऊपर से नीचे आगे हमारे बेटे का गुरु बनना चाहते हैं तो हम क्या बोलें. गुरुजी को पापा ने यही बात बोली कि गुरुजी, यू आर गॉड फॉर अस. वी हैव नॉट सीन गॉड, वी हैव सीन यू. क्या बात है. And so whatever you think, this is your child, you सौंप दिया. yeah, बिल्कुल full surrender. and हम गुरुजी को मिलते भी तो हम बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते थे, बिल्कुल फ्लैट टू द ग्राउंड. कहीं पे भी हो, मैं कहीं रोड पे मिल जाए मैं वैसे ही प्रणाम करते थे. गुरुजी का इतना रिस्पेक्ट था गुरुजी के लिए. सो और फिर वहाँ से मेरी तालीम शुरू हुई उसके बाद से. और फिर जब तालीम हुई तो वो कैसे गुरु थे और वो दिन कैसे थे? बहुत स्ट्रिक्ट, हाँ? काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वो. बिल्कुल जैसे छड़ी वाले गुरुजी होते हैं ना बिल्कुल गुरुजी का वो डिमीनर था एंड ही वाज, उनको जो चीज़ चाहिए वैसी ही चाहिए. कोई भी नोट मिस नहीं होना चाहिए. कोई अगर वहाँ पे मींड है, मींड चाहिए ही चाहिए. बस वो जैसे सितार उठाते थे तो ही वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. जैसे सितार रखे तो द स्वीटेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट. अच्छा. बिल्कुल. वो ऐसे कैसे हो जाते थे? मूड शिफ्टर था उनका कुछ. उसके बाद कैसे हो जाते थे? आई थिंक वो बहुत ही मजाकिया इंसान थे. अच्छा, he had a sense of humor. Yeah, very. I feel like my sense of humor has also come from him. ये तालीम के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी you pick it up from your hero, no? Absolutely. So yeah, तो काफ़ी मजाकिया थे. But like as I said, you know, when it comes to टीचिंग एंड लर्निंग तो वो बिल्कुल सुनाते थे हमें, क्या वो तुम गधे हो क्या, तुमसे ये नहीं, इतना सा नहीं बचता.
बहुत हमें डांट ये भी पड़ी है। लगता होगा क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से कि जितना जल्दी दे सकें आपको। वो आई थिंक दैट वाज द मेन थिंग कि ही ऑलवेज फेल्ट लाइक टाइम इज टिकिंग, कि यू नो अब पता नहीं कितना मैं सिखा पाऊंगा इसको, तो तुम जल्दी उठाओ। जल्दी उठो। सो जितना जल्दी उठा सकते हो, एंड आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट जितना जितना हो पा रहा था। कुछ सम डेज वर बेटर, सम डेज वर नॉट सो गुड, बट एज आई ग्रू ओल्डर तो मुझे समझ आया कि यू नो गुरुजी वेयर वाज ही कमिंग फ्रॉम, यू नो व्हेन ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड मैड एट मी। बट वो अब थोड़ा बहुत मैं भी सिखाता हूँ न्यूयॉर्क में, छोटा सा स्कूल है अपना, तो मैं भी बच्चों को सिखाता हूँ। तो आई फील दैट यू नो कि गुरु हो जाता है, यू नो व्हेन वो द फ्रस्ट्रेशन कई बार फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, वो होता है दैट यू हैव टू फाइट फॉर दैट परफेक्शन। परफेक्शन। क्योंकि यू नो इफ दे लर्न इट इनकरेक्टली ना, तो वो पूरी जिंदगी वो ऐसा ही बजाएंगे। क्योंकि ये नींव है। या जैसे आपकी जो जबान है ना, अगर आपकी जबान बचपन से ही अगर आप कुछ वर्ड्स को साफ नहीं बोलेंगे ना, आप पूरी जिंदगी आप struggle करोगे फिर। हाँ, फिर आप बहुत unlearning is very tough than Straight learning. up, that's true. So when I went to Guruji also, there's a lot of things that I learned that I had to unlearn and come to him like a completely blank canvas. So unlearning में काफ़ी time लग गया। वो उनका frustration का सबसे like was the main thing कि ये तुम बैठते गलत हो, you know तुम्हारा हाथ का Posture. रखावट is needs fixing. So वो उसमें काफ़ी time लगा, and then once we crossed that threshold, it was bliss. क्या बात है। Yeah. तो ये जो पंडित रविशंकर का शागिर्द हो जाना, इसके एक एडवांटेजेस तो हैं ही, बहुत। लेकिन साथ में इट आल्सो इज अ चैलेंज, Yeah. क्योंकि देन यू विल ऑलवेज बी यू विल बी ऑलवेज जज्ड। Correct. तो वो उसको कैसे हैंडल किया एंड हाउ डिड यू कोप विद दैट? I have been very proud of the music that I've released till date, and usually whenever I put something out, I think about two things. पहले तो है कि गुरुजी क्या सोचेंगे। तो वो है ना पुलिस हमारे ऊपर वो कि डंडा। अगर हाँ वो डंडा is there, and then also then I think कि okay, will the 13-year-old me like this? So if it checks the two boxes, then I release it. So मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्योंकि गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, गुरुजी को कंपोज करते हुए सुना है, एंड यू नो वो तो बचपन से ही था। तो these two questions अगर मेरे पास इसका आंसर yes हो तो मैं रिलीज कर देता हूँ। एंड ऑब्वियसली यू नो व्हेन यू आर समवन्स डिसाइपल, वो मिलता है कमेंट सेक्शन में, पीपल विल बी कंपेयरिंग यू विद गुरुजी, एंड आई फाइंड इट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि मेरे को कंपेयर भी करा जा रहा है। यू नो हम तो अभी आई थिंक आई एम नॉट इवन लाइक 0.1% ऑफ व्हाट रविशंकर हैज डन। सो अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो लाइक वी जस्ट लाइक पुट द फर्स्ट स्टेप। तो it's a blessing that we get to do this in the first place. गुरुजी का नाम ले रहे हैं, and उनका आगे नाम बढ़ाना है। That's the only thing. एक चीज जो another thing which I think you picked up from him was this openness to experiment and fusion. Right. You know, वो शायद शुरू से ही इस चीज के लिए open थे। I mean, what Yeah. was his outlook towards this? So he always believed that we shouldn't be distorting our music. We should keep the integrity of our music intact. And even when he was collaborating with Western orchestras, so they were playing the rags. उन्हें influence किया। हाँ, उनसे अपना म्यूजिक उन्होंने बजवाया, एंड दैट वाज लाइक अ होल गेम चेंजर, क्योंकि उन्होंने भी कभी वो ऐसे एक्सप्लोर नहीं करा था। एंड ऑल्सो इन आवर म्यूजिक like melodies, counterpoint, harmonies and counterpoint don't exist. So it's only Ravi Shankar who brought those things into our music. फिर उसके बाद से फिर आपका I feel like Bollywood music today sounds the way it sounds because of Ravi Shankar. So there's a lot of things that they brought in, but you know, keeping the rag above everything else. So एक्सपेरिमेंट तो गुरुजी बहुत करते थे ना। आई ऑल्सो फील द सेम वे कि यू नो अपना कल्चर, अपनी इंटेग्रिटी ऊपर रख के जितना भी है, लाइक वी यूज एवरी whatever production techniques and all these other tools that we have to decorate our tradition. And that's what core में हमारा tradition है। yeah. So I was sitting with like a big production who does like VFX and stuff, and they made some amazing movies. Then I was talking to them that, you know, I feel a lot of synergy here because
they also are using VFX and all these other To enhance it. to enhance what is ours. To And tell our that's- stories in a more powerful and Correct, compelling way. correct. And at a global level. At a global level. Right. So similarly, Guruji also was criticized when he was playing with Western orchestras. But प्यूरिस्ट ने बोला होगा. purists तो हमेशा because they are always a step behind, na? Yes. So they don't see the vision. That's true. But आज like we study that music. We study inside the Kremlin and Andre Parveen के साथ उनकी जो collaborations है, Zubin Mehta, and we study that like religiously. We study those recordings. So I think that's he has laid down that path. And now हमें बस चलना है उस path पे. That's pretty much it. और एक और जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि मुझे कॉपी मत करो. बिल्कुल भी नहीं. हाँ. तो वो क्या कहते थे इस बारे में? कहते कॉपी करने की ज़रूरत क्या है? देयर सो मेनी रिकॉर्डिंग्स, वो वही सुन लेंगे लोग. कहते कॉपी माय द वे आई थिंक. तो वो हमेशा कहते थे कि ये देखो कि मैं कैसे सोच रहा हूँ और सोच क्या है इसके पीछे, एंड देन अप्लाई दैट थिंकिंग इन योर म्यूजिक, नॉट ट्राई टू साउंड लाइक मी. सो बट एट द सेम टाइम गुरुजी कहते थे कि अभी जितना कॉपी कर सकते हो करो. क्योंकि जब तक वो थिंकिंग आने में भी टाइम लगता है. सो वो कहते थे कि वो कॉपी मी टिल अ पॉइंट, बट यू हैव टू बिल्ड योर ओन वॉइस इवेंचुअली. सो वही अमेजिंग. कोशिश है. अच्छा, तो गुरुजी का एक और कनेक्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं. जी. वो आपके दादू के साथ जो कनेक्ट है, Correct. और जॉर्ज हैरिसन के साथ. जी. तो ये जो कनेक्ट है, इसकी कहानी बताइए. So मेरे दादाजी, so he was Guruji's again Gandhaban disciple, and उनके सारे सितार्स और सबका टेक केयर वो करते थे. आई थिंक लेट 70s onwards. परदादाजी से वो मिले थे लाहौर में. अच्छा. जब मेरे परदादाजी ने अपना काम स्टार्ट करा था रिखी राम के नाम से. So that's when he first met Guruji, and he was also like a 6 feet tall man. अच्छा, and ऐसे ही. हाँ, I think Same वो height काटी. वहाँ से. So and गुरुजी बताते थे कि हम, क्योंकि हम तो कभी मिले नहीं पर दादाजी से, and पापा भी बहुत I don't think पापा met either. तो वो गुरुजी के मुंह से ही सुनने को मिलता था मोस्टली कि मतलब कैसे थे पर दादू, बिकॉज ही सॉ हिम एट हिज प्राइम. सो वो कहते थे लंबे चौड़े आदमी थे और उन्होंने सर पे साफा बांधा हुआ था उन्होंने. और वो आए थे मिलने और बहुत ही हम्बल, बिल्कुल प्रणाम करके मिले. और then he invited him to our store in Lahore, but गुरुजी की वो ट्रेन थी नेक्स्ट डे, so he couldn't meet. तो बट उसके बाद फिर फिर परदादू की डेथ हो गई, एंड देन माय ग्रैंडफादर टुक द बिजनेस फॉरवर्ड विद हिम, एंड देन फिर वो जनरेशन से जनरेशन अपनी प्रथा आ रही है. सो दैट वाज द कनेक्शन. सुपर. ये एक चीज जब मैं रिसर्च कर रहा था, ये कहानी सही है क्या कि जॉर्ज हैरिसन जी को किसी ने सितार गिफ्ट किया, जी, और वो सितार गिफ्ट किया और फिर उन्होंने एक वन नॉर्वेजियन वुड गाना कंपोज किया. करेक्ट. वो जब गाना पंडित जी को मिला तो उन्होंने कहा इस गाने में सितार सही नहीं बजा. और उन्होंने इंडिया उनको बोला कि तुम इंडिया आओ. या फिर इंडिया में मुलाकात होती है और इंडिया में उनको वो सितार की तालीम देते हैं. जी. और फिर जो है वो आप मेरे ख्याल से या तो आपके दादू से मिले और उन दादू ने उनको सितार गिफ्ट किया. ये कुछ ये इस कहानी ये नहीं, सितार गिफ्ट नहीं करा था एक्चुअली. हुआ क्या था कि गुरुजी की रिकमेंडेशन से वो दादू के पास आए. हाँ, वो आए एंड पूरा बीटल्स आया है, वही आया द फुल बैंड, बट इतना भीड़ हो गया था वहाँ पे दैट दे हैड टू लीव. अच्छा, ये कहाँ पे थी शॉप? ये हमारा दिल्ली में. दिल्ली में. सो देन उसके बाद देन दादू टुक ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड विद अ कपल ऑफ फ्रेंड्स ही वेंट टू देयर होटल रूम. अच्छा. फिर वहाँ पे उनको तानपुरा, सितार, तबला, सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए एंड दे बॉट ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स. They must have been blown. Yeah, उनको they were having a crazy time. So after that, when Dadu was ill, then my dad took over the took care of George Harrison's all the instruments and all. And then my dad moved to Gold Market, which is in central Delhi only. Yes. And फिर वहाँ पे सारे आर्टिस्ट आते थे. Like Guruji भी वो used to come to Gold और Market. शॉप आज भी वहीं है. Yeah, Gold Market में है. And then we have a store in New York also now. Okay. Yeah.
दादू भी बहुत illustrious थे. या संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड. And what blues is the instruments that he's invented. करेक्ट. या वो उनके बारे में बताइए. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं. मैं अभी आपको बात ही कर रहे थे हम लोग कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या क्या बात करें. बट मोर इम्पोर्टेंटली लाइक द इलेक्ट्रिक सितार, जिस सितार के नाम से, दैट इज आवर क्रिएशन. वी हैव इलेक्ट्रिक तबला, जिसमें तबले के अंदर माइक है. Yeah. वो कोक स्टूडियो में भी फीचर हुआ है. एंड इलेक्ट्रिक संतूर बनाए हैं, सुरोलीन पापा ने बनाया है. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं. मोहन वीणा. हाँ, मोहन वीणा, ये सब तो हाँ काफ़ी पॉपुलर हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स. बट every year Papa used to make new instruments till Dadu was there, and then Papa अपना कुछ ना कुछ तो निकालते रहते थे हम. खुराफात कुछ ना कुछ लगे रहते थे. सो उनको बड़ा ये था कि दो इंस्ट्रूमेंट्स को फ्यूज करना. तो ये फ्यूजन एक्चुअली खून में है. पिताजी इंस्ट्रूमेंट्स का करते थे, आप म्यूजिक पे कर. बिल्कुल. And it keeps it exciting also ना. अगर इनोवेशन R&D ना हो रहा हो तो फिर मजा नहीं है, स्टैग्नेंसी हो जाती है. फिर वो एक टेम्पलेट पे ही चले हुए. हाँ, फिर वो एक ही वही आलू गोभी आलू बनाते जाइए. So वो दिल्ली के ढाबे लगे आप एकदम से. Exactly. So तो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए लाइफ, यू नो. ब्यूटीफुल. क्या बात है. अच्छा, अब बात करते हैं कि ये आपकी जिंदगी में सितार की एंट्री कैसे हुई. या तो वो एक स्विट्जरलैंड से टूटा फूटा जी एक सितार आया, तो फिर वो कहानी बताइए. हाँ. सो आपने तो पता ही दी. सितारें तो हमारे घर में कितनी बनती थी, लाइक डेली, यू नो, देयर वाज सो मेनी सितार्स. बट हमने कभी वो वी नेवर पेड अटेंशन कि क्या हो रहा है. हम लोग बस जाते थे, हम लोग खेलने जाते थे वहाँ पे स्टोर फैक्ट्री में, और घर आ जाते थे. कभी सितार was तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं था. हाँ, मतलब सितार वाज अराउंड ऑल द टाइम, बट वही like furniture. हमने गौर नहीं फरमाया, यू नो. सो इट वाज ऑलवेज देयर इन द बैकग्राउंड. एंड पापा भी कुछ कर रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम वही हम लोग अभी कॉलोनियल हैंगओवर के बारे में बात कर रहे थे कि, यू नो, वेस्ट इज सो ग्लोरिफाइड इन आवर कल्चर कि व्हाटएवर इज गोइंग इन द वेस्ट इज कूल. तो हम भी, I was also a slave to that. So I picked up the guitar, you know, because of the influence, blinded by the influence that was around. And I, you know, was learning the guitar and got pretty good at it. And it's a good instrument to impress the ladies. Yes, exactly. उस टाइम तो काफी होता था. अभी सितार से अच्छा चल रहा है. So फिर हम and then as you mentioned, then स्विट्जरलैंड से एक बट मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा इसमें. ही वॉज वेरी कीन ऑन टीचिंग माई ब्रदर. अच्छा. क्योंकि ही फेल्ट दैट कि, यू नो, ऑब्वियसली घर का बड़ा बेटा होता है, बिजनेस आगे लेके जाएंगे. सो ही वांटेड टू टीच हिम सो ही कुड मेक बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, और एटलीस्ट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रूमेंट. हम लोग बनाते हैं तो परख हो जाती है. हाँ, बजाना तो आना चाहिए, यू नो, दैट्स द बेयर मिनिमम. सो बट मुकुल वॉज वेरी मिस्चीवियस, यू नो. वो गुरुजी आते थे उनके, तो वो उठ के भाग जाते थे. और मैं विंडो से देखता रहता था कि क्या हो रहा है. क्यूरियोसिटी होती थी ना, एक तो स्पेशली आपको बाहर निकाल दिया रूम से. सो व्हेन समवन टेल्स यू नो, आपको तो और मन करता है करने का. दैट वर्कड. या सो हाँ, ये रिवर्स साइकोलॉजी चल रही थी. उसके बाद फिर and then I was really, I felt like a calling towards the sitar, but like obviously my parents were more keen on teaching my brother. But वही जब स्विट्जरलैंड से वो जो सितार आया, I think FedEx या UPS ने they broke it, and then obviously the client didn't want it, तो उन्होंने वापस भेज दिया, कहते मुझे नया वाला बना के दो. तो फिर मैं पापा से पूछा, पापा इसका क्या करेंगे अब, ये तो टूट गया पूरा. एंड इससे पहले मैं कभी इंटरेस्ट भी नहीं लेता था, पता नहीं, आई जस्ट फेल्ट बैड फॉर दैट सितार बिकॉज एकदम उसका बीच में से टूट गया था वो. एंड ही इज लाइक, ये तो कुछ नहीं है, अभी तो जोड़ दूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन ही, यू नो, फिक्स्ड इट एंड केप्ट इट ऑन द वॉल टू ट्राई. देन आई वाज जस्ट लाइक वाचिंग दैट सितार. एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया. मैं बोला, पापा आपको डर लगता है कि मैं तोड़ दूंगा या कुछ कर दूंगा या मुझे चोट लग जाएगी? मैं बोला, आपके सामने ही बैठ के मेरे को ये बजाने दो. एंड ही वाज लाइक, हाँ चलो बजा लो. एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग. मैंने obviously my technique was bad and I was very influenced by the guitar. So but within minutes I started playing, you know, Green Day songs or some like Bollywood tunes on it. And पापा एकदम ऐसे astonished हो गए, कहते क्या बात है, ये कैसे आया तुम्हें? मैं बोला, it's very similar, you know, आपने इतना easy to play बना दिया instrument कि इसका जो action, so action is the distance between the fret and the string.
it was so low of an action that it was Guitar almost like a guitar. But you know, पुराने ज़माने में जो सितारे बनती थी उनके एक्शन इतने हाई होते थे कि आपकी उंगलियां वगैरह कट जाती थी. तो it's my dad's innovation that, you know, made it so easy to transition from A guitar to a sitar. Yeah. And that sitar also is called a studio sitar. So it's like a smaller version of it. It's a flat gourd Okay. instrument and it was very easy to hold also. मैं सारे गाँव वादा नहीं सब बजा रहा हूँ. And he was very impressed. He's like, okay, चलो कल से तुम्हारे lesson start. अच्छा, भाई का ड्रॉप कर दिया. भाई दोनों को ट्राई तो करते थे बेचारे. You know, parents do the best that they can. You know? Of course. But my brother, he's a genius in business. Like I have to, the family business has been growing because of him. So सबके अपनी intelligence होती है, अपने talents होते हैं. So and because of him, I can do this. Absolutely. Whatever I do. So shout out to Mukul. Oh, super. Yeah. फिर 17 साल की उम्र में और 16 साल की उम्र में अमेरिका जाना. Correct. Yeah. वो how important was that and what changed there? I was very rooted in our culture and learning sitar, but also there was a parallelly very electronic music side of me that was going on where I was producing EDM. इंडिया से. इंडिया में हाँ मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि गाने बनते कैसे हैं. यू नो हाउ डू यू नो लोग कंप्यूटर पे कुछ कर रहे होते हैं स्टूडियो में. और तब शुरू ही हुआ था EDM. Was just about. Yeah, I was coming up. This was like, I think we were in 10th grade when, you know, all these Hardwell, Avicii, all these Yeah, people yeah, were coming up yes. at that time. Martin Garrix and That's all true. this. So I started making beats on FL Studio, then Ableton, वगैरह में सब. Like I taught myself. बस YouTube पे videos देख के I taught myself, and then I always wanted to travel and, you know, do and learn more music and like just branch out my like ethos and और रियाज चलता जा रहा है. रियाज तो चल रहा है. और अभी ना मैंने ये दो वर्ल्ड्स को मिक्स नहीं करा था. इट वाज लाइक वेरी सेपरेट. ये जैसे दो अपने फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं ना, ये चल रहे हैं. हाँ, एक इनके साथ मस्ती करना, एक के साथ अपने घर वाले. so that was going parallelly. And then when I went to the US ना, we were also talking about this अभी कि when you go away from home you miss home and then you realize what home means to you. And when I was in India, there a lot of things we take for granted, especially our culture, you know. But it takes a non-Indian person to ask you about your culture. Then you're like, oh, this is my culture. Yeah, and then you don't even realize. So you have like that moment. So that I feel like was very necessary for me to fall in love with my own culture even more. And then I found in college, I was actually working under my professor as a teaching assistant. I was paid like $100 a class. That was my first job. The first and the only job that I've ever had. अच्छा. हाँ. So हमारी 3 hour की class होती थी and I used to get paid $100. क्या करना पड़ता था? So स्टूडियो में अगर आप आए, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना है, so I'll do the booking. I'll have the keys to the studio. मैं खोल के दूंगा आपको, आपका माइक सेटअप करूंगा. I'll record the session and then give the session to you. So mainly like studio work mostly. But it was a very interesting learning experience for me because I learned how to produce music, record instruments, different instruments, miking, this and that. The entire discipline and the Yeah. entire. So all the recording fundamentals I learned from that the class that I was, you know, TAing for my professor. And that is the point then where I found that intersection कि मेरे को अपना जो traditional Indian music training and, you know, all these tools that I have learned, how do we mix this? और उसी दौरान ये चाणक्य, रोजलिन, सारे गाने उसी टाइम के कॉलेज के बने हुए हैं. अच्छा. जो जिसको मैं थोड़ा पॉलिश करके I was releasing after COVID time. So yeah, that trip to New York was very fruitful in my life musically. कोविड की बात कही आपने जी. और कोविड ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपकी जिंदगी में Right. है, वो है मेंटल हेल्थ. Correct. Yeah. तो वो टेक अस थ्रू दैट. COVID was a very tough time for all of us, and
I don't think I've met one person जिसने बोला कि कोविड में हमारा कोई नहीं गया हो. Everyone has lost someone. और इतना सैड पीरियड था वो कि मैं अपने रूम से नीचे आता था मम्मा से मिलने, then मम्मा बताती थी आज वो वाले चाचा जी चले गए, कल ये वाले मामा जी चले गए, and every day there was someone we were losing. It was such a depressing time, but I think the तब इंडिया में my थे? lowest point, no, I was in New York. New York. Yeah. And I think the lowest point was when I lost my grandfather, Nanu, my mother's dad, and I was very close to him. अच्छा. He was like a third parent. मम्मी पापा तो ट्रैवल करते रहते थे, बट हमें नाना नानी के पास छोड़ जाते थे. सो हमारा बहुत ही देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट आई हैड विद नानू. दिल की सारी बातें. सब या खुल के. everything yeah he was like a best friend. And grandparents होते भी usually होते ही. cool है. They when once you skip a generation, then Yeah, you're like, yeah. okay, don't repeat my mistakes. So they're very cool. You can talk to them about everything. So when I lost him, I was completely utterly broken because he was such a driving force in my life, and I used to FaceTime him every day, talk to him every day. तो उसके बाद I was going through depression and anxiety, and I took a break from playing also. बिल्कुल करने का छोड़ मन नहीं, दिया. बिल्कुल मन ही नहीं करता था कुछ करने का. रूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता था. रूम में ही खाओ, रूम में ही, बाहर ही मत निकलो कुछ में. और वेदर भी अजीब सा हो रहा था उस टाइम. सो बट एक पॉइंट के बाद आई वाज लाइक दिस इज नॉट द वे टू लिव. आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. आई स्पोक टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि यार मैं क्या करूँ, मैं कुछ करने का ही नहीं मन करता. इट्स हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस वॉइड, दिस होल. और दोस्त हर वक्त एक अच्छा सर्कल था. Yes. I'm very blessed to have a very good supportive circle. ये बचपन के ही दोस्त थे या वहाँ के दोस्त थे? Actually, there were a lot of online friends that I made during COVID on Clubhouse. हाँ, क्लब हाउस तो उस टाइम पे Clubhouse तो was booming. was- Yeah, yeah, was it was booming. booming. तो उस पे कुछ दोस्त हैं. मैं अपने पुराने दोस्तों से, स्कूल के दोस्तों से, सबसे बात कर रहा था. मिल तो किसी के साथ नहीं सकते थे, सबसे फ़ोन पे ही बात होती थी. तो उन लोगों ने बोला कि they also said look out for yourself, try therapy. क्योंकि हमने movies वगैरह में देखा है, but we've never, it's such an intimidating experience That's to true. like be It's not vulnerable in for front us. of someone. So I tried it and it really worked for me. पहले तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी उस टाइम. आप कॉल करिए, आपको 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी. 2 महीने कैसे रहे हैं ऐसे यार. मुझे कुछ पता नहीं था थेरेपी में होता क्या है. मैंने साइकियाट्रिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर ली. एंड देन मैं गया अपॉइंटमेंट में, एंड देन मैं ऐसी बात करनी स्टार्ट करी. तो वो थोड़े टाइम बाद बोलते आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, राइट. आई वाज लाइक अच्छा, वो क्या होता है. Then they told me that my main job is to write prescription and prescribe medication for serious cases, but we are trained in talk therapy, but like this is not our main thing. So I was like, I'm so sorry, I didn't know. And there were no appointments available for any psychotherapists. So I just had to talk to someone who's a professional, who's not invested in my life. Can't even talk to my parents about some of the things that you go through. So he was very nice. He gave me a couple sessions, and then he referred me to another therapist. But Indian doctor ही थे, so I had that comfort also. तो उसके बाद फिर we were also talking about what I do, and I told him that I'm a musician, this and that, and he was very supportive. He was like, you should practice, go out, start working out, get back into your rhythm. And then I tried that, and जब मैंने सितार पकड़ी इतने टाइम के बाद, and I was like, wow, where were you? कहाँ थी यार. इतना सताया. And उसके बाद से rest is history. Then I started practicing again. Then we online I used to do rooms called Sitar for Mental Health, where not only I would play but also talk about mental health and going to therapy and what was my experience like. So just in case anyone wants to is going through something and wants to explore therapy, I told them this is ऐसे वैसे हुआ. तो
that is how I feel, you normalize things also. That's true. कि बात करो उसके बारे में, उनको थोड़ा गाइड करोगे तो people will also open up. So that was the idea behind Sitar for mental health initially. Wow. और फिर now this is like a movement today. Sitar for mental health is a global phenomenon. You're traveling across the world. Yeah. तो वो कैसे evolution हुआ उसका? जी, सो पहले जब हम लोग रूम्स करते थे तो 3-4 लोग आते थे, वो भी आके चले जाते थे। फिर बट उसमें से कुछ कुछ लोग होते थे कि जो टिक के पूरा सुन के जाते थे, एंड दिस आई यूज्ड टू डू एवरी सिंगल डे, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इन दैट प्रोसेस दैट आई It was healing you. Yeah, it was healing me, and it was like an outlet. मतलब जो भी अपने गिले शिकवे सितार से निकाल दो. And it was working great for me, and every day I was doing this, and हर दिन ना audience double हो रही है, 3 से 6 हो रहे हैं, 6 से 12 हो रहे हैं, 12 से 24, ऐसे ऐसे करके. There was this one day there was like 4,500 people in the room, and that is like the limit of Clubhouse. कि उससे ज़्यादा नहीं आ सकते थे. तो मैंने देखा यार, like, why people are, and I wasn't saying anything, I was just playing, but I was looking at my phone, I was like, wow, 4,500 people are in this room listening to me play. And I was then I realized this is something greater than me, or could be like a thing that we can bring to real life also. Like, it could be like a real life experience where we make people meditate, we talk about mental health. And that's how we started doing the shows in New York. I did the first Sitar for mental health with only 30 people who came. And बहुत ही, mostly the family there. So I spoke about mental health and, what is that we are trying to do. And धीरे we came to India, we started doing tours. वो भी intimate tours थे, 60 से 100 लोगों के बीच में, every city. We did a 5-city tour, then we did an 8-city tour, 12 cities. तो ऐसे ऐसे करके now, the family is like almost 4 million on Instagram itself. And it's increasing daily. And people are realizing the powers of this instrument, how it has the power to heal and make you feel something. मेरे को ना ऋषभ, जब मैं when I look at your life, एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि this magical quality that you have, that whatever you touch becomes cool. Mental health को आपने cool बना दिया. It's such a fabulous thing, and another person who has this quality is our honorable Prime Minister. मन की बात जो रेडियो प्रोग्राम आता है, उसमें the honorable Prime Minister spoke about the importance of mental health. फिर उन्होंने एक कॉल टू एक्शन दिया टू ऑल द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ऑल द क्रिएटर्स, कि आप मेंटल हेल्थ पे जरूर कंटेंट क्रिएट करो, एंड दैट हैड एन फिनोमिनल इम्पैक्ट ऑन द क्रिएटर्स. सो योर व्यूज ऑन दैट? Definitely, I feel like, that's what I try to do with my platform also, ki encourage people to, talk about mental health as much as they can, because as we were also discussing that, that's how we normalize things. It's like an elephant is in the room and we're not addressing it. And there's so many diseases that stem from mental health issues which need to be addressed, and definitely PM is doing such great work, and obviously we are inspired. And deeply inspired. Absolutely. And especially when a head of state speaks about it. Correct. Then you notice, and then, that kind of... He is the influencer. Yes, he is the influencer. He's the influencer, yeah. So definitely, and when he talks, everyone listens. That's so definitely, and he is, very astutely using that power, because with great power comes great responsibility also. Absolutely. Definitely. अच्छा, आप थोड़ी आपकी लाइव परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं. जी. The White House performance, the Diwali party, क्या feel थी? Generational. It's a legendary moment. Amazing experience. It was a 500 people gathering, and everyone was someone there. It was all the who's who of the country. Not really. I was pretty relaxed, and
they insisted me to, play my own music rather than, usually people put request ki, मतलब ये Bollywood Covered गाना करा दो. बजा दो, ये बजा दो, वो बजा दो. But he's like, no, we want to Your original stuff. yeah, original stuff. And उससे पहले की थोड़ी सी story है कि, they didn't know how to present it. But eventually, through conversation, I told them ki, we need a proper platform, and, it's not a background music, it's, deeply meditative in nature. So I asked them ki, you'll have to create that environment for me so I can play. So they were like, तुम ये कौन समझ अपने आप को क्या समझते हो तुम? पहले तो व्हाइट हाउस को ऐसे बोला, बट इतना अच्छा उनका स्टाफ है वहाँ पे, like the people who work there are so open, there's zero ego or anything, and they were very accommodating. They gave me a whole tour of the White House. अच्छा. तो मैंने एक चप्पा देख लिया था, बस उनका बेडरूम रह गया था. बाकी सब देख के आया हूँ मैं. और हमारा जो ग्रीन रूम भी था, that was it's called the China room, where all the plates and cutlery from throughout all the presidents is kept there. So मतलब from the first president to All till collectibles. Mr. Trump, yeah, सबके नाम की there's that plates and cutlery, like collections, Beautiful. and that was my changing room. बताओ. I was like, this is the coolest कभी green सोचा room. था? Yeah, I was like, this is the coolest green room I've ever had. Yeah, that's true. So it was an amazing experience. Beautiful. और उन्होंने हमारे लिए especially, those boxes they made, the chef made some Indian samosas, this and that. So इतने प्यार से accommodate करा उन्होंने, and obviously, it was a historic event कि पहली बार इस तरह से पूरा व्हाइट हाउस उन्होंने सजा दिया दुल्हन किसी की तरह. सितारिश ने आज तक परफॉर्म नहीं किया होगा. सितारिस में, और there was no Diwali ever celebrated in the White House in that, with that grandeur. Wow. कि मतलब जगह जगह गेंदे के फूल लगे हैं, each and every corner is decorated, और जैसे राम भगवान वहीं पे आने वाले हैं. Wow. क्या बात है. So, and obviously, as you said, first Indian instrumentalist to perform solo in the White House, क्योंकि performances तो बहुत हुई हैं, but वो बाहर reception में होती थी. But मेरी लड़ाई यही थी कि मैं अपना म्यूजिक प्रेजेंट करूंगा. आई एम रिप्रेजेंटिंग माय गुरुज, एंड माय म्यूजिक हैज टू बी ऑन द मेन स्टेज. क्या बात है. So they were very accommodating of that, and that's how we created history. Yeah. 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी, Oh yeah. वो how was that experience? So I have to give it to Modi ji that he gave me my first stadium show, and I think they showed him a bunch of videos, and he liked my performance the best. And then I headlined the show right before his speech. Or there was a point where I played Sare Jahan Se Acha for in between my set. एकदम से मेरे को inspiration आई और मैंने बजाने लग गया. The whole stadium started singing. So 65,000 people, everyone started singing Sare Jahan Se Acha to the sound of my sitar. And that was like a rock star moment. I was like, wow, this is the power of music. And इसी बात पे हो जाए सारे जहां से. हाँ बिल्कुल. Let's do it. Yeah. So सारे जहाँ से अच्छा आपको शायद पता होगा कि गुरुजी की ही कॉम्पोजिशन है राग पीलू में. Yes, of course. थोड़ा सा वो बजाऊंगा. Surreal. Too good. तो उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का मौका मिला. बहुत briefly we quickly shook his hands, and because obviously it was a very busy day for him, but yeah, मिलने की तमन्ना तो है अच्छे से बैठ के तो ये बातें हुई थोड़ा भी जो भी
वर्ल्ड में हो रहा है, पहले सेटल डाउन हो जाए फिर आराम से बैठेंगे। अच्छा, दूर से जब आप उनको ऑब्जर्व करते हो जी जी। तो 3 क्या चीजें आपको बड़ी कूल लगती हैं अबाउट? सी कूल तो बहुत चीज़ें हैं, बट मेन थिंग आई थिंक वी हैव टू रियली गिव हिम क्रेडिट फॉर इज लाइक the pride that he's brought in. Now everyone feels proud to be Indian, you know, and that him and the whole government and everyone has been working. Me personally also have been working towards making people feel proud that हमारा music भी can be on the level of big bands and जिस level पे बोल रहे हैं concerts, हमारे म्यूजिक के भी कॉन्सर्ट्स उस लेवल पे हो सकते हैं. सो डेफिनेटली दैट्स लाइक वन थिंग दैट देयर इज अ मूवमेंट, लाइक देयर इज अ न्यू इंडिया मूवमेंट दैट ये हमारा कल्चर, एंड आई थिंक दैट trumps all the other thing. And second, उनका मेरा बर्थडे सेम है हम दोनों का. Really? Yeah, 17 September. Yeah. That is so cool. एक और चीज जो which is a standout about the Honorable Prime Minister is that his understanding of Indian culture and the understanding that it is India's soft power. Right. So like in the all the major events that happens, global events, the G20 that happened, तो जितने बड़े dignitaries आए उन सबको इंडिया की कल्चरल चीजें गिफ्ट की गई. अच्छा. या तो उसका पहली बार पैठनी साड़ी के बारे में हमें पता चला. और कौन सी साड़ी के बारे में? पैठनी. पैठनी. इट्स फ्रॉम महाराष्ट्र. वाह. तो इन चीजों का फिर ग्लोबल स्टेज में जब वो चीज जाती है, मोदी जी गिफ्ट करते हैं टू द ग्लोबल लीडर्स, फिर उसके बारे में कॉन्वर्जेशंस होती हैं, तो फिर लोग पीपल स्टार्ट लुकिंग अप एंड देन दे अंडरस्टैंड कि यार ये खूबसूरती है. और वो अपने प्लेटफॉर्म का सही यूटिलाइजेशन फॉर योर कल्चर. करेक्ट. आई थिंक दैट राइट बैलेंस. जैसे मैंने देखा था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, so the Honorable Prime Minister was using his platform to put out all kinds of messaging, which is like regular stuff and around Ram Mandir. But on one thing which was very impressive was there was one bhajan that he would share every day. It would be a Ram bhajan, something related to the temple, the theme. It's not heard of for a figurehead to use his platform to also showcase our music and our culture. Correct. So उसके बाद वो सारे मिलियंस में चले गए, वो सारे आर्टिस्ट. प्राइम मिनिस्टर विल शेयर, तो फिर तो एवरीवन विल रिलीजियसली लिसन. वो तो है डेफिनेटली. उनको मेरा भी कोई भजन सुनाएगा. हाँ, सुनाएंगे. हमें भी मिलियन प्लेस चाहिए. कई चीजों के ये आपकी लाइफ में कनेक्शंस हैं, और एक ऐसा कनेक्शन है वाराणसी का. जी बिल्कुल. तो ये कनेक्शन शुरू कैसे हुआ? सो ये शुरू पता नहीं, मन में ही एक कॉलिंग थी कि इस बार जब इंडिया जाएंगे तो वाराणसी जाना है, क्योंकि इतना सुना है और गोरे लोगों के मुंह से सुना है, राइट, कि व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस इन इंडिया, कहते वाराणसी. अच्छा ऐसा क्या है? हमें लाइक अस इंडियन, आई वाज लिविंग इन दिल्ली, हम कहीं ट्रैवल ही नहीं करा बिफोर टूरिंग, वी डिडंट ट्रैवल एट ऑल. सो आई जस्ट फेल्ट अ कॉलिंग कि मतलब महादेव बुला रहे हैं. तो देन आई वेंट देयर एंड सरियल एक्सपीरियंस. मैं गया वहाँ पे तो काशी विश्वनाथ में शिव कैलाश चल रहा था, लाइक मेरा ही गाना चल रहा था. क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल. एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया, लाइक, और सब रोक के मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, एंड सब इतना प्यार दे रहे हैं. एंड आई लास्ट ईयर ओनली इन नवंबर आई वेंट. इतना प्यार दिया, इतना खाना ठुसा के भेजा उन्होंने मुझे वापस, कि मैं अभी आप मान लीजिए 6 महीने में 3-4 बार हो गया हूँ वाराणसी, एंड एकदम प्यार हो गया काशी से. तो अच्छा, आपकी टीम बता रही थी अभी रिसेंटली एक और अभी एक्सपीरियंस हुआ है, महादेव ने एक और. जी महादेव ने बुला के गाना भी रिकॉर्ड करवाया है, एंड इट्स कॉल्ड द बर्निंग हार्ट. मरने करने का घाट के लिए वी डेडिकेटेड अ ट्रिब्यूट सॉन्ग, क्योंकि वो उस जगह की इतनी एनर्जी है और कितने लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है उसकी अग्नि से. तो उस अग्नि के नाम पे हमने ये गाना निकाला है. तो 3 दिन का हमारा शूट था, अभी ख़त्म हुआ है, अभी वहीं से आ रहे हैं सीधा.
अच्छा, एंड अभी 27-28 को भी हम विल रिलीज इट, उनके समर्पित कर देंगे महादेव के चरणों में. वाह, ब्रिलियंट, या सो ऑसम. तो बर्निंग आर्ट का एक जरा सा सैंपल हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल जरूर. कब हो रहा है रिलीज? है ये आ रहा है 27 जून. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. थैंक यू सो मच. अच्छा, बहुत सारे हमारे ऑडियंस ने कहा कि एक बॉलीवुड गाना जरूर बजवा. बताइए कौन सा फिर. अब तुम ही देखो ना. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच सर. ये एक और चीज जो आपकी बड़ी कूल है. अनदर थिंग व्हिच यू मेड कूल इज मेहंदी. जी. ये मेहंदी टैटूज राइट. हैव बिकम अ रेज. तो ये कैसे हुआ है शुरू? सो इसकी शुरुआत वही थी. पहले आई वाज लुकिंग इनटू टैटूज, क्योंकि काफ़ी दोस्त वगैरह सबने टैटूज करवाए हुए हैं. बट मुझे एक तो नीडल से थोड़ा डर लगता है ना, वैसे भी. और बट टैटू का लुक कूल लगता था मुझे. एंड आई ऑलवेज थॉट कि मतलब मेरे हाथ जो इतने फोकस में रहते हैं, लोग देखते हैं व्हेन आई प्ले द सितार, सो कुछ करना चाहिए हाथ में. मैं सोचा कुछ ग्लव्स बनाऊं या कुछ करूं, कुछ ऐसा हो कि मतलब श्रृंगार बढ़े. और हाउ डू वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. देन आई लुक्ड इनटू टैटूज, टेम्पररी टैटूज. दे आल्सो लाइक सॉर्ट ऑफ डिसॉल्व इन योर स्किन. सो आई डिडंट लाइक द आइडिया ऑफ दैट. बात नहीं बन रही थी. हाँ, नहीं. And then we experimented with a few materials like Jaguar juice. It's like a black ink, but वो थोड़ा stain कर जाता था. Like अगर मैंने couch पे हाथ रखा तो यहाँ पे वो निशान पड़ जाएगा. तो it was a mess. आप सोने भी नहीं जा सकते, आपकी bed sheets पे सब लग जाएगा. Then ultimately I was on the edge about मेहंदी की. Let's face it that ज़्यादातर औरतें एक लगाती हैं. फेमिनिन एसोसिएशन है. Feminine association, and it's taboo that if men put mehndi, that they're viewed in a certain way. Yeah. Which is very stupid. I don't relate to that at all. And then फिर मेहंदी के आप हेल्थ बेनिफिट्स पढ़ेंगे कितना अच्छा होता है स्किन के लिए. पुराने ज़माने में तो लोग ठंडक के लिए लगाते थे. एंड it's herbal, it's our culture. I was like, there's no better material than this, even though it's very it's a little hectic to put it on, क्योंकि शो से पहले 1 या 2 दिन पहले प्लान करना होता है, डिजाइन अच्छा, हाँ. करना होता है. अभी जाके रंग फिर वो हाँ, उसका 2 से पकड़ता 3 है. घंटे लगते हैं मेहंदी का बिल्कुल लगने में अच्छे से, एंड फिर उसको सूखने में. तो मतलब वो पूरा एक दिन आप कुछ नहीं कर सकते. अब बड़ा मज़ा आता है लोगों को बोलने का, यार मुझे वो दे दो, हाथ में मेहंदी लगी हुई है. सो वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है. हाँ, वो पूरा. तो वही मेहंदी का ये था. एंड इतना प्यार लोगों ने दिया है. अभी वेडिंग सीजन गया था तो लोग मुझे इतने टैग्स कर रहे थे पोस्ट पे कि देखो आपका वाला हमने बनाया है. एंड बहुत खुशी हुई देखते हुए. और मुझे यही चाहिए था कि आई वांट टू ब्रेक द स्टेरियोटाइप एंड आई वांट मेन टू वेयर मेहंदी.
and that is what's happening. ये एक और चीज विच इज सो फिनोमिनल, आपके कॉन्सर्ट्स में 8 से 80 के लोग आते हैं, 3 जनरेशंस आते हैं, बिल्कुल। तीनों एंजॉय कर रहे होते हैं। आपके सोशल मीडिया पे ऐसा लगता है कि दुनिया में नेगेटिविटी इतनी सोशल मीडिया में, आपकी सोशल मीडिया की दुनिया ही अलग है। देयर इज लोग इतना इंटरैक्ट करते हैं, देयर इज सो मच हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस। तो ये मैजिक कैसे कर रहे हो यार? बस लोगों का प्यार है एंड मेरे कॉन्सर्ट में ज़्यादातर लैंग्वेज होती नहीं है। चाणक्य भी आप सुनेंगे धीमता धीमता, इट्स ओनली syllables that we use, so it has a very appeal which is not restricted by lyrics. It connects at a different level. Yeah, it's a soul to soul connection that we try to bring out in people. And more than that, it's a community experience because it's not just a concert that you come to, it's an experience. तो अभी जब हमने टूर करा था तो वी स्टार्टेड विद द सुरभार मेडिटेशन. सुरभार इज द फादर ऑफ द सितार. सो सितार के डबल साइज का इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे पापा ने बनाया मेरे लिए, एंड वो स्पेसिफिकली बनाई आलाप और जोड़ के लिए, विच इज लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ द सितार. And it has a meditative feel, और एक meditative feel है उसमें. बिल्कुल, बहुत बहुत मेडिटेटिव, वेरी डीप साउंड. वो सितार से भी 5 सुर नीचे ट्यून होता है. सो इट्स पूरा बॉडी वाइब्रेट्स व्हेन यू प्ले इट, क्योंकि आपके पैर पे यू कीप दैट इंस्ट्रूमेंट. एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ग्रेट. हमने दिल्ली, बॉम्बे, सारी सिटीज़ में बजाया उसको. एंड उसके बाद फिर आई मूव ऑन टू द सितार, एंड देन वी हैव अ कम्युनिटी इंटरेक्शन वेयर पीपल टॉक विद ईच अदर. So we give them questions, जैसे आप मेरे पे questions फेंक रहे हैं मैं उन पे questions फेंकता हूँ, और I give them prompts to ask each other, like, what is one thing you are grateful for, what is one thing you regret, and what is one thing you look forward to. And sometimes, it's easier to open up to a complete stranger than your parents or your friends. Absolutely. So at the end of the concert, everyone is happy and they go home with a big smile on their faces, and there is nothing more than that. And there's no age limit to that either. क्या बात है. Yeah, so that's why I feel like our shows have been doing fairly well. Brilliant. तो एक रैपिड फायर क्विकली कर लेते हैं आपके साथ. अरे यार. तो इस सेगमेंट का नाम है स्वर शॉट्स. Okay. ठीक है? Swar shots. Shots. Wow. ठीक है. मॉर्निंग रागा या मिडनाइट जैम? Midnight Jam. One word your guru would have described you with? Learning. सीख रहा है अभी. वो आगे जाना है अभी. और One ritual you never skip before going on stage? महादेव को याद करना. One Indian dish you can't live without on a tour? दाल मखनी. One comfort music genre that you listen to if you're not playing the sitar? Slow jazz. What's the last track that you heard on repeat? Almost Blue by Chet Baker. If your life had a background score, it would be? This is a tough one. I would say Kautilya. A global musician that you'd like to collaborate with? A global musician. एक ही शख्स थे जिनके साथ मेरे को कोलैबोरेट करने का बहुत मन था, वो तो चले गए, मेरे गुरुजी. बाकी whatever comes my way. Which is harder to carry on, Pandit Ravi Shankar's legacy or Rikhi Ram's craftsmanship? I think it's both, and two very crucial and different legacies. So it's not one over the other, but yeah, family की legacy को भी आगे बढ़ाना है, definitely. The Prime Minister, let's imagine the Prime Minister invites you to his residence and says कि कुछ बजाओ. तो क्या बजाओगे? I think he would enjoy Shiv Kailash. तो थोड़ा Shiv Kailash सुनाएंगे. Power habits that have helped you get so far, maybe 3. Power habits. Yeah. Meditation, 100%. I wasn't super religious, and I'm not super religious, but पूजा और भक्ति में पहले इतना मैं नहीं था, but अब I have realized its powers. So these are the 2 things, and third is discipline. रोज करते हो पूजा?
रोज तो नहीं बट जब मौका मिले। फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई है बढ़ गई है। हाँ बढ़ और मज़ा आने लगा। बिल्कुल मज़े से ज़्यादा बस अच्छा दिलासा लगती है दिल को थोड़ा ऐसे लगता है कि ऊपर कोई है who's taking care of you so वो अब as That's we a grow superpower. as you grow mature and you believe that you're here for something Yes. और उनका कुछ प्लान है आपके लिए so you go deeper and deeper into that feeling and yeah they guide you. Beautiful. So rapid fire, you did fantastically well. Thank you. Superb. So Rishabh, हमारे ये जो YouTube channel की जो audience है, it's young Indians who form a significant part of our audience. तो उनके लिए कोई message? It's a very tricky one. I feel find the right influences, I would say, but also listen to your heart, whatever your heart says, and that's what I've followed. Not forgetting where I come from and what I represent. So always ask yourself these questions. What my inner child would like and what would make my inner child happy. And that's usually my approach to things that, I want to impress the 13-year-old me. कि मैं 13 साल का ऋषभ देख के लगना चाहिए कि हाँ, I want to be like this person. So, yeah, that's my message. That's a great filter. Rishabh, बड़ा मजा आया यार इस conversation में. I think it was one of the best podcasts that I ever done. अरे क्या बात. It's just Coming from you, big compliment. Thank you. Thank you so much. It was brilliant. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Namaskar.